जय श्री कृष्ण। मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग धर सके वैसी अनसकड़ी की सामग्री मूंग दाल की मीठी कचौरी सिद्ध करेंगे। मूंग दाल का उपयोग करके हम खस्ता कचौड़ी तो बनाते ही है, लेकिन इसे सिद्ध करने की रीत थोड़ी अलग है। तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए। रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक कटोरी यानी कि 100 से 125 ग्राम जितनी छिलके वाली मूंग दाल ली है। अगर आपके पास ऐसी मूंग दाल ना हो तो आप पीली मूंग दाल का भी उपयोग कर सकते हैं। मूंग दाल का उपयोग करने से पहले उसे एक बार अच्छे से देख ले कि उसमें कंकर या जीव जंतु ना हो। एक बड़े बोल में दाल को पधराए और उसमें 2 कप जितना जल करके उसे अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगाकर 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रखें। अगर आपके पास समय ज़्यादा हो तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 5 से 6 घंटे के लिए दाल को भिगोने के बाद अब ढक्कन खोलकर चेक करेंगे। मूंग की दाल अच्छे से फूल गई है। अब हम उसे एक बड़े बोल में पधराएंगे और उसके ऊपर जो ग्रीन छिलके हैं उसे निकाल देंगे। इस तरह से छिलके वाली दाल का उपयोग करके आप बनाओगे तो सामग्री बहुत ही सुंदर सिद्ध होगी। हल्के हाथों से हमें दाल को मसलना है ताकि उसके ऊपर जो छिलके हैं वो आसानी से अलग हो जाए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा जल पधराते जाए और उसे दूसरे बोल में निकालते जाए ताकि जो छिलके हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। जब तक छिलके अच्छी तरह से निकल ना जाए तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी है। 4 से 5 बार इस तरह से जल से आप खासा करोगे तो छिलके सब निकल जाएंगे। इस तरह से मूंग की दाल में से हमने ज़्यादातर छिलके निकाल दिए हैं। अब उसमें से सारा जल छान कर भिगोई हुई दाल को हम एक मिक्सी जार में पधराएंगे और बिल्कुल भी जल का उपयोग किए बिना उसे पल्स मोड पर कोर्सली ग्राइंड करेंगे। दाल को मिक्सी में पीसने के बाद अब इस तरह का दरदरा मिक्सचर तैयार हुआ है। जैसे हम दाल वड़ा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें उसे पीसनी है। अब कचौड़ी का आउटर लेयर बनाने के लिए हमने 1 कप छाना हुआ मैदा लिया है। उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी का मोयन करें और मैदा को अच्छे से मिक्स करें। मैदा की जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो, लेकिन मैदा का उपयोग करोगे तो कचौड़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम उसमें जल करेंगे। कचौड़ी बनाने के लिए हमें मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है, तो इतना आटा गूंदने में हमें करीबन आधा कप से थोड़े कम जल का उपयोग होगा। इस तरह से आटा गूंदकर उसके ऊपर पाव चम्मच जितना घी करें और आटे को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसल ले। अब ढक्कन लगाकर जब तक स्टफिंग तैयार हो तब तक हम आटे को सेट होने के लिए रखेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए गैस पर एक नॉनस्टिक पैन रखें और उसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी गरम करें। घी थोड़ा गुनगुना गरम हो जाए फिर उसमें पीसी हुई मूंग की दाल पधराए और दाल को हमें अच्छी सी गोल्डन रंग की हो जाए तब तक भूनना है। दाल में जो मॉइस्चर है वो सब जल जाए और अच्छा सा ड्राई मिक्सचर तैयार हो तब तक उसे इस तरह से स्पैचुला की मदद से चलाते रहे। दाल को भूनते वक्त हमें पहले से ज़्यादा घी का उपयोग नहीं करना है, वरना स्टफिंग नरम हो जाएगा। अगर बाद में घी की आवश्यकता हो तो आप फिर से दूसरा घी पधरा सकते हैं। अभी मिक्सचर थोड़ा ड्राई लग रहा है, इसलिए फिर से हम उसमें 2 बड़े चम्मच घी करेंगे। दाल को भूनने में करीबन 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। गैस की फ्लेम बिल्कुल भी हाई या मीडियम ना रखें, लो फ्लेम पर ही उसे इस तरह से लगातार चलाते रहे। मूंग की दाल को भूनने की शुरुआत करो तब एक बर्तन में 3 कप जितना फुल क्रीम दूध लेकर उसे दूसरे गैस पर उबाल आए तब तक गर्म करें। मूंग की दाल को भूनने के बाद अब वो बिल्कुल भी स्पैचुला के ऊपर चिपक नहीं रही है। आप कच्ची दाल और भुनी हुई दाल के रंग में फ़र्क देख सकते हो। दूध में एक उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम बंद करें और दूध को हम दाल में पधराएंगे। अगर आप गैस की फ्लेम चालू रखोगे तो दूध के छींटे उड़ेंगे। अब फिर से गैस की फ्लेम ऑन करके मूंग की दाल के बिल्कुल भी लम्प्स ना रहे उस तरह से उसे लो फ्लेम पर कुक करें। दूध अच्छे से दाल में एब्जॉर्ब हो जाए और स्टफिंग में से घी सेपरेट हो तब तक हमें उसे लगातार भूनना है।
10 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करने के बाद अब स्टफिंग अच्छे से गाढ़ा हो गया है और उसमें से घी भी सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पर हम उसमें 1 कटोरी यानी कि करीबन 150 ग्राम जितनी शक्कर पधराएंगे। आप श्री प्रभु को जितना मीठा आरोगाते हो उसके मुताबिक आप थोड़ी कम या ज़्यादा शक्कर ले सकते हैं। अब स्पैचुला की मदद से उसे लगातार चलाते रहे ताकि शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए। स्टफिंग बनाने में करीबन 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। स्टफिंग में 30 से 35 दागे केसर और आधा चम्मच इलायची का पाउडर पधराएं। अगर आपको सूखे मेवा का यानी कि ड्राई फ्रूट का पाउडर पधराना हो तो भी आप पधरा सकते हैं। जब तक स्टफिंग अच्छे से गाढ़ा हो जाए और उसमें से घी सेपरेट हो तब तक हमें उसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। इस तरह से बनाई हुई सामग्री बहुत ही सुंदर सिद्ध होती है, तो आप भी श्री प्रभु के लिए अवश्य सिद्ध करें। मूंग की दाल के स्टफिंग को टोटल 20 मिनट तक पकाने के बाद वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है और पैन में से भी सेपरेट होने लगा है। इसे अब ज़्यादा ना कुक करें। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और तैयार किए हुए स्टफिंग को एक बर्तन में निकालकर उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। स्टफिंग को ठंडा होने में करीबन 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। तैयार किया हुआ स्टफिंग अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर दोनों हाथ की हथेली में थोड़ा घी लगाए और उसमें से मीडियम साइज के गोले तैयार करें। अगर आप शीतकाल में ये सामग्री सिद्ध कर रहे हो तो स्टफिंग में आप थोड़ा जावंत्री का पाउडर भी पधरा सकते हो। इस तरह से हम बारी बारी थोड़ा थोड़ा स्टफिंग हाथ में लेते जाएंगे और उसमें से मीडियम साइज के गोले बनाकर तैयार करेंगे। कचौड़ी का आउटर लेयर बनाने के लिए हमने जो मैदा गूंथकर तैयार किया था वो अच्छे से सेट हो गया है। आटे की कंसिस्टेंसी हमें पराठे जैसी रखनी है। उसमें से हम मीडियम साइज की लोई काटकर तैयार करेंगे। हमने जो स्टफिंग के गोले की साइज रखी हो उससे लोई की साइज थोड़ी बड़ी रखें ताकि उसके अंदर हम स्टफिंग को अच्छे से भर सके। शीतकाल में हम जैसे हरी तुअर या हरी मटर की कचौड़ी बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। चकले के ऊपर थोड़ा घी लगाएं और तैयार की हुई लोई में से मीडियम थिक साइज की पूड़ी बेलकर तैयार करें। पूड़ी ज़्यादा पतली ना बेले वरना कचौड़ी क्रिस्पी भी नहीं होगी और तलते वक्त स्टफिंग बाहर निकल जाने की भी संभावना रहेगी। पूड़ी को बेलने के बाद अब तैयार किया हुआ स्टफिंग का गोला उसके बीचों बीच रखें और ऊपर की साइड से कचौड़ी को इस तरह से अच्छे से सील करें। ऊपर एक्स्ट्रा आटा हो तो उसे निकाल लें। आप इस तरह से थोड़ी बड़ी साइज की भी कचौड़ी बना सकते हो। इस तरह से कचौड़ी को तैयार करने के बाद उसे एक प्लेट में रखें और बारी बारी सारी लोई में से हम कचौड़ी स्टफ करके तैयार करेंगे। इस तरह से बनाई हुई कचौड़ी आप कचौड़ी पूरम के दिन श्री प्रभु को अनसखड़ी में सिद्ध करके भोग धर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कचौड़ी बना रहे हो तो कचौड़ी को स्टफ करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा गीला मलमल का कपड़ा ढककर रखें ताकि वो सूख ना जाए। सारी कचौड़ी हमने तैयार कर ली है। कचौड़ी को तलने के लिए गैस पर एक कढ़ाई में घी गर्म करने के लिए रखा है। घी की जगह आप मूंगफली के तेल का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन श्री ठाकुर जी की भोग सेवा के लिए अगर आप सामग्री सिद्ध कर रहे हो तो उसे घी में तलने का ही आग्रह रखें। घी मीडियम गर्म हो जाए फिर हम कढ़ाई में समा सके उतनी कचौड़ी उसमें डीप फ्राई करेंगे। जो सील किया हुआ पार्ट हो वो हमें इस तरह से कढ़ाई में नीचे रखना है। कचौड़ी को तलते वक्त उसके ऊपर डायरेक्ट ज़ारा ना लगाए। जैसे हम घारी को तलते हैं उसी तरह से गरम घी उसके ऊपर पधराते जाए और नीचे की साइड से कचौड़ी थोड़ी गोल्डन रंग की हो जाए फिर उसे ज़ारा की मदद से पलटकर दूसरी साइड सेके। एक बार कचौड़ी को तलने में करीबन 5 मिनट का समय लगता है। सभी साइड से वो अच्छी सी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें उसे तलना है। इस तरह से बनाई हुई कचौड़ी आप 2 दिन तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हो और अगर आप इसे फ्रीज में स्टोर करोगे
तो वो 5 से 7 दिन तक भी खराब नहीं होगी, लेकिन फ्रीज में स्टोर करने से वो सौगी हो जाती है, इसलिए उसे स्टोर करने का आग्रह ना रखें। आप देख सकते हो कि कचौड़ी बाहर से अच्छी सी क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गई है। उसे कढ़ाई में से बाहर पधराएं और एक प्लेट में रखें और बाकी की कचौड़ी को भी हम गरम घी में डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सारी कचौड़ी को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करने के बाद अब हम उसे श्री प्रभु को भोग धरेंगे। कचौड़ी पूनम और उसके अलावा बाकी कई उत्सव पर श्री ठाकुर जी को भोग धर सके वैसी अनसकड़ी की सामग्री मूंग दाल की मीठी कचौड़ी बनकर तैयार है। ये सामग्री मैंने मेरी समझ के मुताबिक सिद्ध की है। आप अपने गुरु घर की रीत और आज्ञा के मुताबिक सिद्ध करके श्री प्रभु को आरोगाए। अगर आपको ये सामग्री की रीत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, उसे दूसरे वैष्णवों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, जिससे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। सामग्री की रीत समझाने में या प्रस्तुत करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।